मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों का स्वागत है फिर से। और हिस्ट्री के हम अगले चैप्टर में बढ़ेंगे जिसका नाम है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 और भारत का जवाब। ठीक, चलिए। तो जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली, जापान थे जिन्हें मित्र राष्ट्र कहा गया। दूसरी तरफ था जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और तुर्की जिन्हें धुरी राष्ट्र कहा गया। उस समय भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस पर नरम दल यानी उदारवादियों का कब्जा था। युद्ध में ब्रिटेन के शामिल होने पर भारत के नेताओं ने तीन अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी। नरम दल उदारवादी, इन्होंने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया। इनका मानना था कि संकट की इस घड़ी में ब्रिटिश ताज यानी क्राउन के प्रति वफादारी दिखाना हमारा कर्तव्य है। वहीं गरम दल बाल गंगाधर तिलक सहित गरम दल के नेताओं ने भी युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन किया। उन्हें उम्मीद थी कि अगर हम इस मुश्किल वक्त में अंग्रेजों की मदद करेंगे तो युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज खुश होकर भारत को स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे। क्रांतिकारी, इनका सोचना बिल्कुल अलग था। क्रांतिकारियों ने माना कि अंग्रेजों की मजबूरी हमारे लिए अच्छा मौका है। वे युद्ध को एक वरदान की तरह मान रहे थे और ब्रिटेन यानी ब्रिटेन के जो दुश्मन थे जर्मनी और तुर्की से पैसा और हथियार लेकर भारत में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने की योजना बना रहे थे। नतीजा क्या हुआ? युद्ध आगे बढ़ने पर अंग्रेजों की मदद कर रहे नरम और गरम दल के नेताओं को जो है बड़ी निराशा हुई। उन्होंने देखा कि अंग्रेज सिर्फ अपने साम्राज्य और हितों की रक्षा करने में लगे हुए हैं। उन्हें जो है भारतीयों की कोई परवाह नहीं है। युद्ध के खर्चों की भरपाई के लिए भारतीयों पर भारी टैक्स लाद दिए गए हैं। महंगाई आसमान छूने लगा है। इससे आम जनता त्रस्त हो गई है। अंग्रेजों का अजय होने का जो है भ्रम वो भी टूट गया। ठीक, चलिए आगे होता है होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है, तो जब युद्ध के दौरान अंग्रेजों से निराशा हाथ लगी तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने आयरलैंड के आयरिश होम रूल की लीग की तर्ज पर भारत में भी होम रूल लीग आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। होम रूल का सीधा सा मतलब था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत रहते हुए भारतीयों द्वारा खुद का शासन स्वशासन चलाना। ठीक है, समझ गए? आंदोलन शुरू होने के कारण क्या थे? तो मार्ले मिंटो सुधार की नाकामी, 1909 के सुधारों का असली खोखला चेहरा सामने आने से नरम दल के नेताओं का अंग्रेजों से भरोसा उठ चुका था। भयानक महंगाई और टैक्स, युद्ध के कारण जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ गईं, जिससे आम जनता अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी आंदोलन में कूदने को तैयार बैठी थी। सोचिए, उस समय युद्ध होता था और मतलब महंगाई होती थी तो हम कितना बिलबिला जाते थे। आज हम कहते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल 5 रुपए बढ़ा दो, 10 रुपए बढ़ा दो, बढ़ा दो। सोचिए कि उस समय क्या होता था और आज हम लोग बस कहते हैं ठीक है। चलिए, तिलक की जेल से रिहाई। जून 1914 में बाल गंगाधर तिलक 6 साल की सजा काटकर मांडले जेल से छूटे। वे देश की आजादी के लिए दोबारा मैदान में उतरने का मौका तलाश रहे थे। उन्होंने हिंसा का विरोध किया और कानूनी तरीके से सुधारों की मांग की। एनी बेसेंट का भारत आना। आयरलैंड की थियोसोफिस्ट महिला एनी बेसेंट 1893 में भारत आई थी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को धार देने के लिए आयरलैंड की तरह यहां भी लीग बनाने का फैसला किया। कांग्रेस से समझौता और दो अलग अलग लीग की स्थापना। तिलक और एनी बेसेंट जानते थे आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए नरम दल गरम दल का एक होना जरूरी है। 1915 के कांग्रेस अधिवेशन में एनी बेसेंट के प्रयासों से यह तय हुआ कि उग्रवादियों यानी कि गरम दल को दोबारा कांग्रेस में शामिल किया जाए। हालांकि कांग्रेस ने एनी बेसेंट की होम रूल लीग की योजना को तुरंत मंजूरी नहीं दी, इसलिए एनी बेसेंट ने कांग्रेस की मंजूरी का इंतजार किए बिना खुद के दम पर आगे बढ़ने का फैसला किया। आपसी टकराव से बचने के लिए तिलक और एनी बेसेंट ने देश में दो अलग अलग होम रूल बनाई। ठीक है, और दोनों अलग अलग होम रूल जो बने उसका जो है स्थापना भी अलग अलग टाइम को हुआ। ठीक है, बताता हूं मैं।
देखिए, जो बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग था वो अप्रैल में स्टार्ट होता है 1916 में। वही सितंबर 1916 में एनी बेसेंट का होम रूल लीग स्टार्ट होता है। ठीक, जो तिलक का है वो मोस्टली आप देखेंगे तो महाराष्ट्र यानी मुंबई और उससे सटे हुए जो क्षेत्र थे वहां हुआ। ठीक है, उस साइड में। बाकी इन जगहों को छोड़ के पूरे देश में, ठीक है, पूरे देश में लगभग 200 जगहों पे एनी बेसेंट की होम रूल लीग का जो है आंदोलन चला। ठीक, आंदोलन के तौर तरीके और कार्यक्रम देख लेते हैं। होम रूल लीग का सबसे बड़ा मकसद आम भारतीयों को स्वशासन यानी सेल्फ रूल का असली मतलब समझाना और उनमें राजनीतिक चेतना जगाना था। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित तरीके अपनाए। पहला तरीका था अखबार और पत्रिकाएं। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, देखिए ये भी आप नोट कर लीजिए, अखबारों के जरिए अंग्रेजों के सामने मजबूती से स्वशासन की मांग उठाई। तिलक ने अपने अखबारों मराठा और केसरी का इस्तेमाल किया। राजनीतिक शिक्षा, ठीक है, जो दूसरा तरीका था, गांव-गांव और शहरों में पुस्तकालय यानी लाइब्रेरीज खोले गए जहां राजनीति और राष्ट्रवाद से जुड़ी किताबें रखी गईं। प्रचार के नए साधन, पैम्पलेट्स, पोस्ट कार्ड, नाटक, पोस्टर, धार्मिक गीतों के माध्यम से आम जनता को जोड़ा गया। यह आंदोलन पहली बार गुजरात और सिंध जैसे पिछड़े राजनीतिक क्षेत्रों तक भी पहुंच गया। ठीक, आगे दिग्गज नेताओं का जुड़ना। देश के बड़े बड़े नेता इस आंदोलन से जुड़ गए। उसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, चित्तरंजन दास, सीआर दास, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय शामिल थे। नोट, एंग्लो इंडिया बहुसंख्यक मुस्लिम और दक्षिण भारत की गैर ब्राह्मण जातियां इस आंदोलन से दूर रहीं क्योंकि उन्हें डर था कि होम रूल का मतलब केवल उच्च जाति के हिंदुओं का शासन होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों का दमन और ऐतिहासिक मोड़। आंदोलन की बढ़ती ताकत देखकर ब्रिटिश सरकार घबरा गई। उसने दमन चक्र चलाया। मद्रास में छात्रों के राजनीतिक बैठकों में जाने पर रोक लगा दी। बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमा दर्ज किया गया। उनके पंजाब व दिल्ली जाने पर बैन लगा दिया गया। जून 1917 में एनी बेसेंट, बीपी वाडिया और जॉर्ज अरुणडेल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी से पूरे देश में आक्रोश फैल गया। विरोध में सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी ब्रिटिश उपाधि सर यानी नाइटहुड को त्याग दिया। तिलक ने धमकी दी अगर एनी बेसेंट को नहीं छोड़ा गया तो पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह शुरू कर देगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू की घोषणा 20 अगस्त 1917। जनता के इस भारी गुस्से को देखकर ब्रिटिश सरकार झुक गई। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में एक ऐतिहासिक घोषणा की जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा कहा जाता है। उन्होंने वादा किया कि युद्ध खत्म होने के बाद भारत में धीरे धीरे ऐसी संस्थाएं विकसित की जाएंगी जिससे भारतीयों को खुद का शासन यानी स्वायत्त शासन मिल सके। इस आश्वासन के बाद सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को जेल से रिहा कर दिया गया और होम रूल आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। 1919 तक आते आते आंदोलन के धीमे पड़ने के कारण, देखिए 1919 तक आते आते होम रूल लीग का जोश ठंडा पड़ गया। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित थे। मजबूत संगठन की कमी पहला कारण, आंदोलन को कोई ऐसा केंद्रीय ढांचा नहीं था। ठीक है, आंदोलन में कोई ऐसा केंद्रीय ढांचा नहीं था जो इसे लंबे समय तक बांध कर रख सके। सांप्रदायिक दंगे भी इसका कारण था। 1917 से 18 के दौरान देश में कुछ सांप्रदायिक दंगों ने आंदोलन की एकता को नुकसान पहुंचाया। नेताओं में मतभेद और टकराव भी कारण था। जुलाई 1918 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की रिपोर्ट सामने आई तो भारतीय नेताओं में आपसी मतभेद हो गए। नरम दल के नेता अंग्रेजों के वादों और एनी बेसेंट की रिहाई से संतुष्ट होकर आंदोलन से अलग हो गए। एनी बेसेंट खुद इस बात को लेकर असमंजस में पड़ गई कि अब आगे क्या रणनीति अपनाई जाए। तिलक का विदेश जाना। सितंबर 1918 में वे
वैलेंटाइन शिरोल, जिन्होंने अपनी किताब इंडिया अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, के खिलाफ मानहानि लाइबेल केस का मुकदमा लड़ने के लिए तिलक इंग्लैंड चले गए। उनके जाने से आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। महात्मा गांधी का आगमन। इसी समय भारतीय क्षेत्र पर महात्मा गांधी का उदय हुआ। गांधी जी के सत्याग्रह, अहिंसा और सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसओबीडियंस के नए और व्यवहारिक तरीकों ने जनता को अपनी ओर खींच लिया, जिससे होम रूल आंदोलन बिना प्रमाणों के निष्प्रमाण हो गया। ठीक है, गांधी जी और होम रूल लीग की काबिल है। ठीक है, 1920। आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत में महात्मा गांधी होम रूल लीग से गहराई से जुड़े रहने के बावजूद इसके सदस्य नहीं बने थे, लेकिन बार बार अनुरोध किए जाने पर अप्रैल 1920 में गांधी जी ने होम रूल लीग की अध्यक्षता स्वीकार कर ली। अक्टूबर 1920 में मुंबई में गांधी जी ने इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया। उन्होंने इसके संविधान में बदलाव करके इसमें पूर्ण स्वराज की प्राप्ति और अहिंसात्मक तरीकों को आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया, जिसे आगे चलकर कांग्रेस के मुख्य राष्ट्रीय आंदोलन में मिला दिया गया। ठीक, होम रूल लीग आंदोलन की मुख्य उपलब्धियां, अचीवमेंट्स क्या रहे? तो भले ही ये आंदोलन 1919 तक धीमा पड़ गया, लेकिन इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को हमेशा के लिए बदल दिया। इसकी मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार थी। आंदोलन जन सामान्य यानी आम जनता तक पहुंचा। इस आंदोलन ने साबित कर दिया कि आजादी की लड़ाई सिर्फ पढ़े लिखे वकीलों, अमीरों की नहीं बल्कि आम जनता की है। इसने आजादी के आंदोलन का पूरा नक्शा ही बदल दिया। शहरों और गांवों का मजबूत नेटवर्क। आंदोलन ने देश के अलग अलग शहरों, कस्बों के बीच एक मजबूत सांगठनिक संपर्क नेटवर्क बनाया। यही नेटवर्क आगे चलकर गांधी जी के बड़े आंदोलन में बहुत काम आया। ठीक है, और क्या अचीवमेंट्स थे? जुझारू राष्ट्रवादियों की नई पीढ़ी। इस आंदोलन से देश को जोश से भरे नए युवा नेता मिले, जैसे जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। गांधीवादी सिद्धांतों के लिए जमीन तैयार की। ठीक है, इस आंदोलन ने आम भारतीय जनता को राजनीतिक रूप से इतना जागरूक और प्रशिक्षित कर दिया कि वे आगे चलकर गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गए। संवैधानिक सुधारों का पर भी असर हुआ। अगस्त 1917 की मॉन्टेग्यू घोषणा और बाद के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार काफी हद तक इसी आंदोलन के दबाव का नतीजा थे। कांग्रेस की एकता का आधार। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों के कारण ही कांग्रेस की जो दो धड़ें थी, गरम दल, नरम दल, 1916 में फिर से एक हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। तो 1916 का कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इतिहास में यह अधिवेशन दो बड़े समझौतों के लिए अमर है। एक तो गरम दल अतिवादियों की कांग्रेस में वापसी। 1907 के सूरत विभाजन के बाद गरम दल कांग्रेस से निकाल दिया गया। 9 साल बाद उनकी वापसी के मुख्य कारण थे पुराने विवाद खत्म, समय के साथ पुराने आपसी मतभेद अर्थहीन हो चुके थे, कमजोरी का एहसास दोनों दलों, नरम दल, गरम दल को समझ आ गया था कि अलग अलग रहकर वह कमजोर हो रहे हैं और राष्ट्रीय आंदोलन रुक गया। तिलक और एनी बेसेंट की कोशिशें। तिलक ने नरम दल के नेताओं को भरोसा दिलाया कि वे भारत में ब्रिटिश सरकार को पूरी तरह हटाने के नहीं बल्कि केवल प्रशासनिक सुधारों यानी स्वशासन के पक्ष में हैं। वे हिंसा का समर्थन नहीं करते। गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। गरम दल के धूर विरोधी नेता गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की 1915 में मृत्यु हो गई थी, जिससे दोनों दलों के एक होने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष ने कहा था, 10 वर्षों के दर्दनाक अलगाव, गलतफहमियों और दुखद विवादों के बाद कांग्रेस के दोनों गुटों ने यह सच्चाई महसूस कर ली कि एकता में ही शक्ति है और विभाजन विनाश। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता। ठीक है, ये भी इस अधिवेशन का क्या था,
बड़ा समझौता था। तो लखनऊ अधिवेशन की दूसरी सबसे बड़ी बात थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक मंच पर आना। उस समय मुस्लिम लीग पर युवा और क्रांतिकारी विचार वाले मुस्लिमों की अच्छी पकड़ थी, जिससे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को और ताकत मिली। ठीक, मुस्लिम लीग के रवैये में बदलाव क्यों आया, वे कांग्रेस के करीब क्यों आए? तो तुर्की का मुद्दा, बाल्कन युद्ध 1912 से 13 के बीच बाल्कन युद्ध में ब्रिटेन ने तुर्की की मदद करने से मना कर दिया। तुर्की का सुल्तान दुनिया भर के मुसलमानों का खलीफा, धार्मिक प्रमुख माना जाता था। ब्रिटेन के इस धोखे से भारतीय मुसलमान भड़क गए, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। बंगाल विभाजन रद्द होना, 1911 में अंग्रेजों ने 1905 का बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। इससे उन मुसलमानों को गहरा धक्का लगा जिन्होंने विभाजन का समर्थन किया था। वे समझ गए कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी विवाद, ब्रिटिश सरकार ने अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी बनाने और उसे सरकारी मदद देने से इनकार कर दिया, जिससे शिक्षित मुस्लिम नाराज थे। राष्ट्रवादी अखबारों पर दमन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मौलाना अबुल कलाम आजाद के अखबार अल हिलाल और मोहम्मद अली के अखबार कॉमरेड को बंद कर दिया। साथ ही अली बंधुओं और मौलाना आजाद को नजरबंद जेल कर दिया। इससे युवा मुस्लिमों में अंग्रेजों के प्रति नफरत भर गई। स्वशासन का समान लक्ष्य, 1912 के कलकत्ता अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी भारत के अनुकूल स्वशासन की मांग को अपना लक्ष्य मान लिया था। अब दोनों का लक्ष्य एक ही था, इसलिए एक ही मंच पे आ गए। लखनऊ समझौते की मुख्य शर्तें, प्रोविजंस क्या थे? दोनों दलों ने मिलकर सरकार के सामने रखने के लिए एक संयुक्त योजना बनाई, जिसमें कुछ बातें तय की गई। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की उत्तरदायी शासन यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की मांग का समर्थन किया। सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सबसे विवादास्पद मांग को स्वीकार कर लिया, जिसके तहत मुसलमानों के लिए अलग चुनाव व्यवस्था को मंजूरी दी गई। आगे बढ़ते हैं, सीटों का आरक्षण, प्रांतीय विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए सीटें फिक्स की गई, जैसे पंजाब 50%, बंगाल में 40%, अब बम्बई और सिंध में 33%, यूपी में 30%। केंद्रीय असेंबली, केंद्रीय विधानसभा में कुल चुनी हुई सीटों का 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया। वीटो पावर, यह तय हुआ कि यदि किसी सभा में कोई प्रस्ताव किसी धर्म संप्रदाय के खिलाफ हो और उसके 3/4 यानी 75% सदस्य उसका विरोध करें तो वह प्रस्ताव पास नहीं किया जाएगा। समझौते की समीक्षा, आलोचना और उसके फायदे। नुकसान क्या और फायदा क्या हुआ, ये भी देख लेते हैं। तो नुकसान क्या हुआ? दूरदर्शिता की कमी, नेताओं ने हाथ तो मिला लिए लेकिन हिंदू मुस्लिम जनता को दिल से करीब लाने का कोई जमीनी प्रयास नहीं किया गया। फायदा क्या हुआ? डर का खात्मा, अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों के मन से यह डर निकल गया कि बहुसंख्यक यानी हिंदू उनके हितों को दबा देंगे। ठीक, नुकसान क्या हुआ? विभाजन का बीज बोया गया। कांग्रेस द्वारा पृथक निर्वाचन को स्वीकार करना इतिहास की बड़ी भूल माना गया, जिसने आगे चलकर द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी 2 नेशन थ्योरी और भारत के विभाजन की नींव रखी। फायदा क्या हुआ? एकता की नई ताकत, दोनों दलों के एक होने से देश में राष्ट्रवाद की एक नई लहर दौड़ी, जिससे ब्रिटिश सरकार दबाव में आ गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सरकार के सामने रखी संयुक्त मांगे। तो सरकार भारत में जल्द से जल्द उत्तरदायी शासन देने की घोषणा करे, मांगे जो रखी गई सरकार के सामने। ठीक है, दोनों दलों के संयुक्त विचार से। तो विधानसभाओं में चुने हुए भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए और उन्हें ज्यादा अधिकार मिले। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारिणी में कम से कम आधे सदस्य भारतीय हो। विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का हो। भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी भारतीय खजाने से नहीं बल्कि ब्रिटिश खजाने से दी जाए। तो ये मांग रखी गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू की घोषणा 20 अगस्त 1917, होम रूल आंदोलन और लखनऊ समझौते की एकता को देखकर ब्रिटिश सरकार हिल गई। भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश शासन
हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की। घोषणा की मुख्य बातें इस प्रकार है कि ब्रिटिश सरकार की नीति यह है कि भारत के शासन के हर विभाग में भारतीयों की भागीदारी लगातार बढ़ाई जाए। भारत में धीरे धीरे ऐसी संस्थाओं का विकास किया जाए जिससे यह एक उत्तरदायी शासन प्रणाली यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित हो सके। भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक अटूट हिस्सा बना रहेगा, लेकिन उसे अतिरिक्त रूप से खुद का शासन चलाने की आज़ादी धीरे धीरे दी जाएगी। शर्त, मॉन्टेग्यू ने यह भी साफ कर दिया कि यह आज़ादी एक बार में नहीं बल्कि क्रमबद्ध चरणों या स्टेप बाय स्टेप में दी जाएगी। कब और कितनी आज़ादी देनी है इसका फैसला ब्रिटिश सरकार भारतीयों के सहयोग और उनकी जिम्मेदारी संभालने की क्षमता को देखकर खुद तय करेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आप लोग देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू की घोषणा का महत्व, सिग्निफिकेंस क्या रहा। अंग्रेजों द्वारा 20 अगस्त 1917 को जो घोषणा की गई और भारतीय नेताओं के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। इसके मुख्य जो महत्व है निम्नलिखित है। स्वशासन की मांग को कानूनी मंजूरी मिली। अब तक अंग्रेज भारतीयों की होम रूल या स्वशासन यानी सेल्फ रूल की मांग को राजद्रोह अपराध मानते थे, लेकिन इस घोषणा के बाद अंग्रेजों ने खुद मान लिया कि उनका अंतिम लक्ष्य भारत में उत्तरदायी शासन या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित करना है। यह राष्ट्रवादियों की बहुत बड़ी कामयाबी थी। विद्रोह या क्रांति की संभावना का अंत। जब सरकार ने खुद स्वशासन देने की बात अपनी नीतियों में शामिल कर ली तो देश में जो एक बड़े सशस्त्र विद्रोह या आंदोलन की तैयारी चल रही थी उसकी जरूरत फिलहाल खत्म हो गई। माहौल थोड़ा शांत हो गया। 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों का रोष भी खत्म हुआ। 1909 में ब्रिटिश सरकार के मंत्री लॉर्ड मार्ले ने साफ कह दिया था कि भारत के लोग अभी खुद का शासन चलाने के लायक नहीं है और भारत को कभी स्वशासन नहीं दिया जा सकता। इस बात से भारतीय बहुत गुस्से में थे। मॉन्टेग्यू की इस घोषणा ने मार्ले के उस पुराने बयान को खारिज कर दिया, जिससे भारतीयों का गुस्सा और असंतोष काफी हद तक शांत हो गया। ठीक, घोषणा पर भारतीयों की आपत्ति, क्या ऑब्जेक्शन रहे भारतीयों की, वो देखते हैं। तो ऑब्जेक्शंस ये रहे कि भले ही यह घोषणा सुनने में बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जब भारतीय नेताओं ने इसे गहराई से पढ़ा तो उन्हें दो बहुत बड़ी कमियां और चालाकियां नजर आईं। इन पर भारतीयों को सख्त आपत्ति थी। तो पहली आपत्ति थी, कोई निश्चित समय यानी लिमिट जो है टाइम लिमिट नहीं दी गई थी कि कब तक ऐसा किया जाएगा। अंग्रेजों ने यह तो कह दिया कि भारत को उत्तरदायी शासन यानी आज़ादी जैसा शासन देंगे, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई तारीख या साल तय नहीं किया। उनकी चालाकी से कहा कि यह काम धीरे धीरे ग्रेजुअली किया जाएगा। भारतीयों का कहना था कि यह धीरे धीरे कब खत्म होगा, 10 साल में, 50 साल में, 100 साल में। बिना टाइम लिमिट के यह वादा सिर्फ एक खोखला आश्वासन था। ठीक, दूसरी आपत्ति क्या थी कि फैसला करने का पूरा अधिकार सिर्फ अंग्रेजों के पास था। घोषणा में सबसे बड़ी शर्त यह थी कि भारत के लोग स्वशासन चलाने लायक हुए या नहीं और उन्हें अगले चरण में कितनी आजादी मिलनी चाहिए, इसका फैसला केवल और केवल ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश संसद करेगी। भारतीयों का तर्क क्या था कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हम शासन चलाने के काबिल हुए या नहीं, यह फैसला करने वाले अंग्रेज अकेले कौन होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया जाना चाहिए। हमारी योग्यता की परीक्षा अंग्रेज नहीं बल्कि हम खुद तय करेंगे। निष्कर्ष क्या निकला? मॉन्टेग्यू घोषणा ने भारतीयों को मंजिल तो दिखा दी, लेकिन उस मंजिल पर तक पहुंचने का रास्ता और समय पूरी तरह अपने हाथ में रख लिया। यही कारण था कि बाद में गरम दल के नेताओं ने इसे बिना सूरज का सवेरा कहा था। तो ये वाला जो है वाक्य लास्ट में जो मैंने कहा उसको आप लोग नोट कर लेंगे कि बिना सूरज का सवेरा किसने कहा था, ये वाक्य किसने कहा था, तो गरम दल के नेताओं ने कहा था। ठीक है, चलिए, तो ये डिस्कशन यहाँ पे खत्म होता है और हमारा ये दूसरा चैप्टर भी इस डिस्कशन का खत्म हुआ। अगले चैप्टर में मिलते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी हम इसको जो है खत्म कर लेंगे और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप नोट जरूर कर लेंगे। मॉक टेस्ट जब होगा इन दोनों चैप्टर का तो उसको अटेम्प्ट जरूर करेंगे और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।